फाइल पर सिग्नेचर चाहिए थे और उनके वहाँ से जाने के पहले अमित भी आ गया था, पर वो फिर भी वहाँ से बिना सिग्नेचर करवाए चली गई थी। सौरभ को अब दोपहर लंच टाइम की सब बातें याद आ गई थी। हाँ, वो कह तो रही थी कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे यहाँ कैफेटेरिया में इंतजार करने को बोलकर खुद कहीं चली गई थी, और जब वो वापस लौटी तो उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था और वो एक छोटी सी बात पर मुझसे नाराज होकर बिना खाना खाए चिल्ड्रन वार्ड की तरफ चली गई थी। अंजलि ने भी सौरभ की कई बातों से अपनी बातों को जोड़ते हुए कहा, इसका मतलब सौरभ कुछ कहता है इससे पहले अंजलि भी साथ ही में उसकी बोल उठी थी। इसका मतलब सोनम और अमित के बीच ही कोई बात हुई है जिससे सोनम इतना अपसेट है कि वो बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है। अंजलि एक बार फिर से परेशान होने लगी थी। रिलैक्स अंजलि, सोनम समझदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ भी होगी जल्दी ही वापस आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। सौरभ अंजलि को समझा ही रहा था कि तभी उसे सामने से सोनम आती दिखाई दी और उसने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, लो, जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो वो आ गई सामने से। अंजलि ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने से आती हुई सोनम को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो भागते हुए उसके पास चली गई और उसके पास जाकर बोली, कहाँ चली गई थी तू? हाँ, और वो भी बिना बताए? तुझे पता मैं कितना परेशान हो गई थी, तो अपना फोन भी यहीं छोड़कर चली गई थी। वो हम बस यूं ही थोड़ा वॉक पर चले गए थे, सोनम ने बिना किसी भाव के कहा और वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि वो रुक गई और रीजन था उसके दिल का बेतहाशा धड़कना। वो अपने आसपास देखने के लिए खुद को मना ही रही थी कि तभी उसके कान में वही आवाज़ पड़ी जिसे सुनकर वो बाकी सब कुछ भूल जाती थी। पर आपको कहीं भी जाने से पहले बताकर जाना चाहिए था, एटलीस्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड अंजलि को ही सही, और आपको अपना फोन भी हमेशा आपके साथ ही रखना चाहिए। वो अमित था जो पीछे खड़ा होकर बहुत देर से सौरभ और अंजलि की बातें सुन रहा था। सौरभ उससे 5 मिनट में आने का बोलकर आया था, पर जब उसे आने में देर हुई तो वो भी जरा कमर सीधी करने के बहाने बाहर निकल आया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सौरभ बाहर अपने बारे में नहीं बल्कि सोनम के बारे में अंजलि से डिस्कस कर रहा होगा। सॉरी सर, ये हमारी गलती थी, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह की गलती ना हो, सोनम ने बिना अमित की तरफ देखते हुए कहा और वहाँ से आगे बढ़ गई। पर सोनू, डिनर तो करती जाती, पीछे से अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। हमें भूख नहीं है, तुम खा लो, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। सोनम इतना कहकर वहाँ से चली आई। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, आज दिन भर में कुछ खाया तो है नहीं, तो क्या हवा खाकर पेट भर गया इसका? अंजलि गुस्से में बड़बड़ कर रही थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि पीछे अमित सौरभ के साथ खड़ा था और उसकी बातें सुन रहा था। या फिर अंजलि ने जानबूझकर अमित को सुनाने के लिए ये सब कहा था? क्या करता यार तू टुक्कू, बात बनाने की बजाय उल्टा बिगाड़ रहा है। सौरभ ने अमित को अपने साथ एक तरफ ले जाकर कहा, ये तो क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया? आई स्वेयर, मैं तो आज मिस वशिष्ठ से मिला तक नहीं हूँ, तो बात कहाँ से बिगड़ गई? अमित ने कंफ्यूज होकर कहा, यही तो बात बिगड़ गई ना कि तू आज सोनम से मिला ही नहीं। सौरभ ने उसकी डॉक्टर बुद्धि को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पर यार आज सुबह से कितना काम बढ़ गया अचानक से, और तू तो सब समझ रहा है ना, फिर भी तुझे लग रहा है कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया है? अमित ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, वो सब तो ठीक है पर कुछ तो मिसिंग है डुक्कू, जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ किसी जासूस की तरह बोला, ओए ओवर एक्टिंग की दुकान, क्यों मेरा बीपी बढ़ा रहा है तू? अमित ने परेशान होते हुए कहा, तो फिर तू ही सोचना, हमेशा शांत रहने वाली झील में आज इतनी हलचल क्यों हो रही है? सौरभ का कहना भी अमित को सही लग रहा था। शायद उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, और अमित के कुछ कहने से पहले सौरभ बीच में टपक गया, फाइल पर सिग्नेचर करवाने के लिए। शट अप सौरभ, अमित ने उसके मुंह की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा, मैंने उनसे आज लंच ब्रेक में मिलने के लिए कहा था। और अमित फिर कहते कहते रुक गया, और तू भूल गया है ना? सौरभ ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ यार, अब क्या अमित का मुंह लटक गया था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था, पर वो करता भी तो क्या। एएफएमसी से आए हुए मेल ने तो उसे खुद को भुलाने को मजबूर कर दिया था, और फिर उसे ये भी तो नहीं पता था कि सोनम आखिर किस जरूरी बात को कहने के लिए उससे मिलना चाह रही थी। पर हाँ, गलती तो उससे हुई थी, और अब उसे उसकी माफी मिलेगी या नहीं ये भी तो डिपेंड करता था उस समय कि वो पहुंच भी पाएगा कि नहीं सोनम के पास, अपने अनजाने में हुई उस गलती के लिए सॉरी बोलने। ओए तुम दोनों यहाँ कॉफी के मजे ले रहे हो और वहाँ हम दोनों लैपटॉप की स्क्रीन में आंखें घुसाए हुए काम कर रहे हैं। पीछे से पुलकित और रवि भी वहाँ कैफेटेरिया में पहुंच गए थे। हाँ, हम लोग बस आ ही रहे थे। कितना काम बचा हुआ है अभी? अमित ने पुलकित से पूछा। अभी तो आधा भी नहीं हो पाया, एक तो बार बार सर्वर डाउन हो रहा है, और कोई भी फाइल जो ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी होती है वो सर्वर डाउन होने की वजह से फिर से डाउनलोड होना शुरू कर देती है। पुलकित अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। गाइस, आई टोल्ड यू, जिस हिसाब से यहाँ का नेटवर्क काम कर रहा है ना, कल का भी दिन लग जाना है इसी सब में। रवि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। अबे शुभ शुभ बोल कमीने, ऐसे तो हम सिर्फ इसी काम के रह जाएंगे, हमारी वीकेंड सरप्राइज का क्या होगा? पुलकित अफसोस जता रहा था। तुझे तेरे वीकेंड सरप्राइज की पड़ी है, यहाँ तो मेरी जिंदगी दाव पर लगी हुई है। कितनी मुश्किल से सब कुछ सही कर पाया था और अब लग रहा है कि कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अमित कॉफी के खाली मग के चारों तरफ उंगलियां चलाते हुए मनी मन सोचे जा रहा था। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि उस काल कोठरी से निकलकर यहीं हम सब अपना अड्डा जमाते हैं। यहाँ देखो तो कितना सॉलिड नेटवर्क आ रहा है। जितना काम हम आज सुबह से नहीं कर पाए ना, उससे दुगना काम हम लोग कुछ घंटों में ही कर लेंगे, तो कल के लिए कुछ हल्का हो जाएगा ना। सौरभ ने अपना फोन सबको दिखाते हुए एक नया आइडिया दे दिया था। वैसे कह तो तू सही रहा है, यहाँ थोड़ी चहल पहल बनी रहेगी तो काम करने में भी मन लगा रहेगा। रवि भी कैफेटेरिया के चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, जहाँ रात के 9 बजे के बाद भी हल्का फुल्का खाने वालों और चाय कॉफी पीने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई थी। ओके, तो फिर चलो अपना टंडीला उठाकर यहीं ले आते हैं। हम लोग 2-3 घंटे और काम करेंगे तो भी आई एम डैम श्योर कि कल के लिए हमारे पास 40% काम ही रह जाएगा। सौरभ ने पुलकित और रवि से इशारा करते हुए कहा। उनके साथ अमित भी जैसे ही चलने को हुआ, सौरभ ने अपना सर पीट लिया। हे हमारा राम जी, यो छोरा तो घना भावरा से विकेट ढिंडोरा पीट के छोरे नु समझाऊं कि था अठे नहीं उठे जा छोरी के पास और जाकर मामला सुलटा, पर ना ऐसा तो घणो होशियार बने से, पर छोरी के मामले में एकदम बोंगड़ से, और मारे को बोंगड़ बोले सही हो छोरा। डुगू, तेरे ना घर से फोन आ रहा था, जब तू रवि के साथ डेटा फीडिंग में बिजी था ना, तो तू एक काम कर, हम लोग जब तक सब कुछ सेट करके यहाँ काम शुरू करते हैं, तू एक बार घर पे बात कर ले। अभी वो लोग जाग ही रहे होंगे, नहीं तो फिर वो लोग भी सो जाएंगे और हम लोगों का भी कोई ठिकाना ही नहीं है ना कि कब फ्री हो पाए। सौरभ सही कह रहा है, तू तब तक बात कर ले घर पर, डेटा फीडिंग का काम मैं करवा लेता हूँ रवि के साथ, और समरी तो सौरभ बना ही रहा है। पुलकित ने भी अंदर डॉक्टर्स रूम की तरफ जाते हुए कहा। अमित, जो कि पहले तो सौरभ की बातों का मतलब नहीं समझ पाया था, क्योंकि फोन तो उसके पास ही था और घर से आज की डेट में तो कोई फोन आया नहीं था। उसने खुद ही सुबह घर पर बात करके बता दिया था कि वो बिजी रहेगा तो फोन रिसीव नहीं कर पाएगा, इसलिए फिलहाल उसके पास फोन ना करे कोई भी। पर तब सौरभ ने धीरे से उसकी तरफ एक आंख विंक करते हुए अंदर रूम की तरफ जाने का इशारा किया,
तो उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। उसने आंखों ही आंखों में सौरभ को थैंक यू बोला और ये कहकर कि हाँ मैं जरा बात करके आता हूँ, वहाँ से तीर की तरह निकल गया था अंदर, वहाँ जहाँ सोनम सो रही थी या फिर करवटें बदल रही थी, क्योंकि नींद तो उसे आनी नहीं थी। बिना खाना खाए और बिना अमित से अपनी उलझन बताए सौरभ ने भी एक मौका पाकर किनारे जाकर अपना फोन निकाला और एक नंबर डाल करके बोला, हेलो अंजलि। अमित लंबे लंबे कदम भरते हुए सोनम के रूम की तरफ जा रहा था और इसके साथ ही करवट बदलती सोनम का दिल एक बार फिर से उसके काबू से बाहर हो चला था। वो अपने दिल को थामे घबरा कर बैठ गई थी। उसने उठकर देखा तो बगल वाले बेड पर अंजलि नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई, वो भी इस वक्त। सोनम कुछ सोचकर जैसे इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी तो उसे अंजलि की पिलो की तरफ रखा हुआ एक छोटा सा नोट मिल गया। नोट पढ़कर उसके उदास से चेहरे पर थोड़ी देर के लिए सुकून आ गया था। राधा रानी, ज्यादा परेशान मत होना, मैं बस यहीं कैफेटेरिया तक जा रही हूँ। वो आज तुम्हारे चक्कर में रात के खाने के बाद की कॉफी रह गई थी तो बस वही पीने गई हूँ मैं। तुम आराम से आराम कर। आलू बीना सच में पूरी नौटंकी है, पर हमारा कितना ख्याल भी रखती है। आज हमने अपनी वजह से उसका दिन भी खराब कर दिया। हमें अपनी उलझन में उससे सही से बात करनी चाहिए थी। हमें माफ़ कर देना आलू। सोनम उस नोट को पकड़े हुए बिस्तर के कोने पर बैठ गई थी। आप किससे माफ़ी मांग रही हैं, जबकि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। अमित के कदम धीरे धीरे सोनम की तरफ बढ़ रहे थे। सर आप यहाँ? सोनम अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी सोनम। मैं बिल्कुल भूल गया था कि आज आप मुझसे मिलने के लिए लंच ब्रेक में इंतजार कर रही थी और मैं अमित को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कहे कि सोनम की उदासी कम हो जाए। इट्स ओके सर, हम समझ सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। हमें अंजलि ने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके और सारे सीनियर्स के बिजी शेड्यूल के बारे में सब बता दिया था, पर हम खुद को कैसे संभालते, हमारा मन और कहीं किसी भी तरह से लग नहीं रहा था। जैसे कि आपने सब कुछ भुलाकर खुद को काम में डुबो लिया था। बस हमें भी इतना समझा दीजिए कि हम खुद को कैसे संभाला करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से हम ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे अंजलि को या फिर किसी को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत हो। अमित समझ नहीं पा रहा था कि सोनम उससे खुद से किए गए वादे को भूलने के लिए उलाहना दे रही थी या फिर उससे खुद को उसी की तरह संभालने के लिए मदद मांग रही थी। वो उसकी इस मासूमियत से इतना विचलित हो गया था कि उसे लगा था कि आज उसकी वजह से, भले उसने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया था, पर सोनम के मासूम से दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसने सोनम से किया अपना पहला वादा ही नहीं निभाया। उसने सोनम को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि आई एम रियली सॉरी सोनम, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। और बिलीव मी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपसे मिलने के लिए उतना ही बेचैन था जितना कि आप थी। अचानक से आए उस मेल ने मेरे दिमाग को मेरे दिल के ऊपर हावी कर दिया था और अमित चुप हो गया। पर हम ऐसा नहीं कर पाए और इसलिए जाने अनजाने हमने भी खुद को और हमसे जुड़े लोगों को तकलीफ पहुंचा दी। सोनम ने उदासी से कहा, देखिए आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों इस तरह से बिना किसी को बताए आप कहीं भी नहीं जाएंगी। आपको पता है जब मैंने अंजलि के मुंह से ये सुना कि आप बिना बताए कहीं चली गई हैं तो मैं कैसा फील कर रहा था। कितनी मुश्किल से आपको अपने करीब ला पाया। आपको खो देने का ख्याल ही मुझे डरा देता है। आपको अपनी नज़रों के सामने हर पल रखने के लिए तो मैंने। अमित फिर से खामोश हो गया था। आपने क्या, बताइए हमें, आपने क्या किया है? पर सोनम को तो जानना था। आपको हर पल अपने करीब अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए तो मैंने आपको कुछ पवार का केस स्पेशली हैंडल करने को दिया था और आपको मैंने सीधे खुद को ही रिपोर्ट करने के लिए बोला था। अमित अब सीधे सोनम की आंखों में ही झांक रहा था। इसका मतलब ये सब आपने जानबूझकर किया था? ये कोई पनिशमेंट नहीं थी? सोनम ने अमित की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बिल्कुल भी नहीं। जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जो कि गलत हो तो फिर सजा किस बात की? पर इसके सहारे आप मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा वक्त बिताने के लिए जरूर राजी हो गई थी, बेमन से ही सही। अमित ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आप सच में बहुत बुरे हैं। सोनम ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और आपने मेरी तारीफ करना अभी से शुरू कर दिया। अमित ने सोनम की तरफ शरारत से मुस्कुरा कर कहा। सोनम फिर कुछ नहीं बोल सकी, वो खामोश हो गई थी। एक तो अमित उसके इतने करीब बैठा हुआ था और उस पर से उसका शरारती अंदाज सोनम को पलके उठाने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। अब बताइए कि ऐसा क्या कहना चाहती थी आप, जिसे ना कह पाने की वजह से आप इतना परेशान हो गई थी कि आप खुद के इख्तियार में नहीं रह गई थी। अमित ने सोनम को अपने करीब लाते हुए कहा, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अपने बारे में, अपने गुजरे हुए कल के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सर। सोनम अमित से नजरें चुराते हुए रुक रुक कर बोल रही थी। अपने गुजरे हुए कल के बारे में बताने में उसे बहुत हिचक महसूस हो रही थी, पर उसे ये करना ही था। पर सोनम के इतना कहते कहते अमित समझ चुका था कि सोनम उससे क्या कहना चाहती थी और अभी तक जो परेशानी के भाव अमित के चेहरे पर थे वो अब खत्म हो गए थे। आखिर वो भले ही सोनम से जानना चाह रहा था कि सोनम किस बात को लेकर परेशान थी, पर हकीकत तो यही थी कि वो खुद अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि अचानक से सोनम इस कदर बेभूल हो गई थी उससे, खुद से। अमित अब रिलैक्स फील कर रहा था सोनम की बेचैनी की वजह जानकर, पर वो इससे पहले कि सोनम से कुछ कह पाता उस बारे में एक बार फिर से उन दोनों के बीच कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी की ऑब्जर्वेशन ऑफिसर वाली जिम्मेदारी बीच में आ गई और उसका फोन घनघनाने लगा। ओए कहाँ है तू? आधे घंटे से सौरभ मुझे अपने उलझुल बहानों से पका रहा है। तू घर पर बात कर रहा है या फिर फ्लाइट पकड़कर सीधे दिल्ली पहुंच गया है? फोन पर दूसरी तरफ पुलकित था, जो अब तक अमित के वहां ना आने पर थोड़ा ही सही पर गुस्से में बोल रहा था। आई एम कमिंग सून। बस इतने दिनों के बाद बात की थी ना, तो थोड़ी सी लंबी बात हो गई। अमित ने फोन पर बात करते हुए एक बार सोनम की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और शायद ऐसा करके वो अपनी आंखों की नमी को छुपा रही थी। ठीक है जल्दी आ, वैसे भी एक टेक्निकल एरर आ रहा है बार बार, जिसे तू ही सही कर पाएगा। तो जब ये टेक्निकल एरर ठीक होगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना, तो तू फौरन ही आ जा प्लीज। तब तक मैं भी जरा अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ, पुलकित ने कहा और फोन काट दिया। सॉरी सोनम, पर मुझे वो एक्चुअली अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा। इट्स ओके सर, हम समझ सकते हैं। आप पर इस समय हम सबके महीने भर के किए हुए कामों को समरी फॉर्म में भरने की जिम्मेदारी है। आप जाइए और अपना काम पूरा कीजिए, हम इंतजार कर लेंगे अपनी बारी का। सोनम के चेहरे पर उदासी के बीच भी एक मुस्कान आ गई थी और विश्वास
वो भी करेंगी ना आप मुझ पर? अमित ने सोनम की तरफ देखते हुए पूछा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे? सोनम ने भी हौले से मुस्कुराकर पूछ लिया। आप हमेशा मुझे मेरे सवालों में क्यों उलझा देती है? अमित ने एक बार फिर से शरारत से पूछ लिया। अब हमने क्या किया? सोनम भी कहाँ कम थी मासूम से सवाल पूछने में। नहीं कुछ भी नहीं, आप कहाँ कुछ करती हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे आपको मुझ पर विश्वास बना रहे। अमित ने सोनम को अपनी तरफ करते हुए कहा। क्या 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 मतलब? सोनम जब तक कुछ समझ पाती तब तक अमित ने उसके माथे को बहुत प्यार से चूम लिया था और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा था कि सोनम, आज तो मैं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, फिर बस आप और मैं, और आपको जब जितनी भी और जैसी भी बातें करनी हो मैं सुनने के लिए हमेशा रहूंगा आपके पास, आपके साथ। और एक बात और, अमित दरवाजे तक जाते जाते पलट कर बोला, आप चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना बताना चाह रही हूँ, भले ही वो आपके पास से जुड़ा हो, पर मैं आपके साथ हूँ आज भी और आगे भी हमेशा। अमित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और सोनम उसके जाने के बाद भी अब तक अपने माथे पर अपने सड़ू के एहसास को महसूस कर रही थी। अरे मेरी राधा रानी, जब माथे पर बार बार छू कर कहा देख रही हो तुम? अंजलि ने कमरे में अंदर आते ही पूछ लिया था। हम कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। सोनम को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि अंजलि कमरे में आते ही कुछ ऐसा भी पूछ लेगी जिसके बारे में बताने को वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे हमारी बात छोड़ो और तुम हमें ये बताओ कि आजकल तुम्हें जब वक्त बेवक्त की कॉफी की तलब का छू ज्यादा ना लगन लगी है? सोनम ने बातों का रुख अपनी तरफ से मोड़कर अंजलि की तरफ कर दिया था। अरे पर मैं तो तुम्हें बता के गई थी, ना लिख के गई थी कि मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, तो जा मैं इतो चौकवे की कौन सी बात हो गई मैं राधा रानी? अंजलि बिस्तर पर बैठते हुए बोली। वैसे देखो जाए तो चौकवे वाली बात ये है कि मैं तो तुम्हें सोत भाई छोड़ कर गई थी और तुम मुझे ऐसे आप माथे पर हाथ रखते हुए मिली हो। का भयो, कोई सपना वपना तो ना देख लो तुमने मेरी राधा रानी? अंजलि जानबूझकर सोनम को परेशान कर रही थी, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अभी अभी सोनम से अमित मिलकर गया है। उसे सौरभ ने फोन करके पहले ही रूम से बाहर बुला लिया था। तुम ना आलू, आजकल कुछ ज्यादा ही चटर पटर करने लगी हो। हम सो रहे थे और अचानक से हमारी आंख खुल गई थी और जब हमने तुम्हें अपने आसपास यहाँ नहीं देखा तो हम बस उठ गए। अब हम तुम्हारी तरह कुंभकर्ण के खानदान से तो है नहीं कि एक बार सोए तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए आंख नहीं खोल सकती हो। सोनम का मूड अब कुछ हद तक बेहतर लग रहा था। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लक्षण तो तुम्हारे हैं मेरी राधा रानी। चाहो तो अभी मयंक भाई से पूछवा लो फोन करके, मथुरा में तुम्हें उठाने के लिए उन्हें क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते हैं। अंजलि अब तक बिस्तर पर लेट चुकी थी। वो तो हम जानबूझकर करते थे ऐसा, जिससे हमारी सुबह की शुरुआत हम मयंक भाई के प्यार और आशीर्वाद के साथ करें। सोनम ये सब कहते हुए जैसे एक बार फिर से मथुरा में अपने मयंक भाई के पास ही पहुंच गई थी। अमित जब कैफेटेरिया पहुंचा तो देखा कि रवि और सौरभ तो डेटा समरी बनाने में लगे हुए थे और पुलकित वहीं कैफेटेरिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उसके मालिक से बतियाते हुए कॉफी पी रहा था। उसने जाकर चुपचाप से लैपटॉप ऑन किया और उसके एरर ठीक करने के काम को दोबारा से शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद पुलकित ने भी उसे ज्वाइन कर लिया था और फिर ये तय किया गया था कि करीब 2 घंटे, मतलब कि जब तक कैफेटेरिया खुलेगा तब तक वो लोग भी काम करते रहेंगे। बीच बीच में चाय कॉफी मिलती रहेगी तो चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। बाकी का बचा हुआ काम कल देख लिया जाएगा। आखिर रेस्ट करेंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। और आने वाले 2 दिन भी इसी डेटा फीडिंग में और उसे एक पेन ड्राइव में करने में निकल गए। काम इसलिए भी समेटने में नहीं आ रहा था कि अब भी कुछ जूनियर्स किसी न किसी केस में जुड़े हुए थे और ऐसे में बिना उन केसेस को शामिल किए हुए एग्जैक्ट डेटा फीडिंग होना संभव ही नहीं था। फिर पुलकित ने अपनी तिगड़म भिड़ाई और उसने एमएच अथॉरिटी और एएफएमसी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की जगह इन्फॉर्म कर दिया कि अब यहाँ पर जूनियर्स ने नए किसी भी केस को अटेंड करना बंद कर दिया, क्योंकि 2 ही दिन में उन सबकी वापसी है। तो ऐसे में वो कोई भी नया केस अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उस केस की डेटा कलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी और ऐसे में टोटल डेटा फीडिंग वाले काम पर असर पड़ेगा। एमएच अथॉरिटी से तो तुरंत ही इस आशय का एक एनओसी लेटर आ गया था, जबकि एएफएमसी से मेल आने का उन सबको दोपहर तक का इंतजार करना पड़ा था। इस बीच उसी दोपहर को कुछ को डिस्चार्ज होकर घर जाना था और वो बहुत बेसब्री से अपनी सोनम दी और अमित भैया का इंतजार कर रहा था। घर जाने से पहले वो एक आखिरी बार अपने दोनों फेवरेट डॉक्टर से मिलना चाहता था। सोनम तो अपने डेली रूटीन पेशेंट्स को चेक करते हुए राउंड पर थी, सो उसे तो कुछ के पास आना ही था। दी, अमित भैया नहीं आए। कुछ ने एक सरसरी नजर दरवाजे की ओर डालते हुए कहा, कुछ आपके भैया किसी इंपॉर्टेंट काम में बहुत बिजी हैं। इतना कि आज हमें 2 दिन हो गए उन्हें सही से देखे हुए। वो डॉक्टर्स रूम में रहते हैं दिन भर और हम यहाँ चिल्ड्रंस वार्ड में।